हे गाइस, वेलकम टू सैलसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे तीन चार पॉइंट हैं और जो लॉजिकल हम बोल सकते हैं, जो CUT PG या हम बोल सकते हैं CSIR नेट। और हालांकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम चांसेस लग रहा है क्योंकि डीपली क्वेश्चन है। बट इसमें एक टॉपिक है, यहाँ मैं एक आपको टॉपिक दिखाऊंगा, ये वाला प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा, या SP मंडी इस बार शायद अलग अलग एग्जाम हो, देखेंगे क्या क्या, क्या सीन है इसका। बट जहाँ तक हिमाचल का लग रहा है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। एक देखो, यहाँ पर देखो दो पेज हैं, इन दो पेजेस में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि ये क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जैसा नेट के लिए, तो उसके लिए क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज में हम इसको पूरा समझा देंगे। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, ADCC एंड न्यूट्रलाइजेशन, जो CUT PG या CSIR नेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CUT PG और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यदि आपने पूरी वीडियो देखनी है या पूरी प्लेलिस्ट बात करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। या कोई डाउट है तो वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ADCC क्या है, फुल फॉर्म आ सकती है आपसे 1 मार्क्स में, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब क्या है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। बट इज हाइपर सेंसिटिविटी, ये IgE मोस्टली करती है। मैं आपको दिखाऊंगा हाइपर सेंसिटिविटी, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक आप सिंपल याद रखो, इट इज टाइप 2 है, 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें मेनली कौन सी एंटीबॉडी यूज हो रही है, IgG। इफेक्टर है NK सेल्स। NK सेल्स की फुल फॉर्म होती है नेचुरल किलर सेल्स। मोस्टली मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं, बट मोस्टली कौन होते हैं, NK सेल्स होते हैं। अब अब मैकेनिज्म क्या है कि कैसे ADCC परफॉर्म होता है। मान लीजिए मैकेनिज्म, एंटीबॉडी कोट द टारगेट सेल्स। सबसे पहले कोई भी पैथोजन, कोई भी टारगेट सेल हमारे शरीर में है, टारगेट सेल्स वो सेल को हमने डिस्ट्रॉय करना है। मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं ट्यूमर हो गया है, या कोई ऐसा सेल है जो एपोप्टोसिस के लिए हमने आगे भेजना है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करना है। या हमारे शरीर में कोई वायरस या कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई हेलमिंथेस, कुछ भी हमारे शरीर में घुस गया आ गया है। अब हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं मेनली IgG, कौन सी, IgG, ये करेगी, ये उसको कोट कर देगी, उसको बाइंड कर लेगी। किसको बाइंड कर लेगी, उस पैथोजन को बाइंड कर लेगी, चारों तरफ से उस पैथोजन को घेर लेगी। ओके, उसके बाद NK सेल्स होगा, वो बाइंड कर जाएंगे उस एंटीबॉडी के FC पोर्शन से यूजिंग CD16 FCR। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही माइक्रोब्स पैथोजन को हमारे IgG एंटीबॉडी ने चारों तरफ से घेर लिया। आप सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, एंटीबॉडी के दो डोमेन होते हैं, एक होता है फैब डोमेन FAB, और एक होता है FC डोमेन। फैब डोमेन वो डोमेन जिसमें पैथोजन के साथ इंटरेक्ट होता है, यानी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होता है। और फैब FC डोमेन ऐसा होता है जो सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। FC रिसेप्टर, जिन भी सेल के ऊपर FC रिसेप्टर लगे होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। तो हमारा नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर FC रिसेप्टर लगे होते हैं जिनको बोलते हैं CD16। ये बाइंड कर जाएंगे FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे ही FC पोर्शन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेंगे तो वो उस पैथोजन को डीग्रेनुलेट कर देंगे, यानी उसका DNA को, जो भी उसने खाया उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे और उस पैथोजन को लाइस कर देंगे, यानी फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, तो या कोई सेल टारगेट सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सिंपल मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। मेनली इसमें प्लेयर यूज होते हैं IgG और नेचुरल किलर सेल्स। बट एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे शरीर में हेलमिंथीज आया है, कोई पैरासिटिक बोर्म हमारे शरीर में आया है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई वर्म एंटर कर दिया गया है, चाहे वो प्लेटी हेलमिंथीज हो, चाहे वो एस्की हेलमिंथीज हो। ओके, मान लीजिए एस्कैरिज आ गया हमारे शरीर में, तो IgE एंटीबॉडी आएगी, नॉट IgG। यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी आएगी, IgE आएगी। और इफेक्टर कौन होगा, इओसिनोफिल्स होगा, यानी NK सेल्स नहीं आएंगे। मतलब IgE उस हेलमिंथीज को चारों तरफ से घेर लेगी, और इओसिनोफिल्स होते हैं वो उस IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लेगा और उस पैथोजन को, हेलमिंथीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। बहुत छोटे से टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे देखो HIV के यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
तो थोड़ा समझने में आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने डायग्राम लिखा है। थोड़ा यहाँ से मैंने पॉइंट लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एंटीबॉडीज बाइंड टू देयर स्पेसिफिक माइक्रोब्स, वायरसेस, टॉक्सिन्स एंड ब्लॉक्स द एंट्री इनटू द सेल एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। आपको डेफिनेशन से समझ आगे हो गया आई थिंक, नहीं आई तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो भी पैथोजन, जो भी माइक्रोब्स है जो डिजीज कोज करेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा होगा, जिसके कारण वो हमारे शरीर के सेल्स को क्रॉस कर पा रहा है। ऐसे नहीं कि हमारे शरीर के लिवर सेल में कोई भी चीज एंटर कर जाएगी। आप सभी को पता होगा हर एक सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देती है। सिलेक्टिवली परमेबिलिटी होती है किसी एक सेल मेम्ब्रेन की। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वायरस को सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने दे। क्यों अंदर जाने दे भाई? क्योंकि खतरा है, सिलेक्टिव परमेबल है। तो उन वायरसेस या बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कुछ भी पोर्शन हो सकता है, वो ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है, कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं जो हेल्प कर रही है उसको, पैथोजन को सेल के अंदर जाने में, घुसने में हेल्प कर रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि एंटीबॉडी उन साइट को ही कोट कर देगा, मास्क कर देगा, हाइड कर देगा, जिसके कारण हमारी मेम्ब्रेन जो है वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और उसको अंदर आने नहीं देंगी। यानी अंदर नहीं आने दिया तो वो तो ऐसे भी खत्म हो गया, वो जो वायरस है वो खत्म हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो HIV का लिया हुआ है। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे देखो, एक HIV है, ये एक वायरस है जो डिजीज कोज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। तो HIV के ऊपर यहाँ पे देखो ये येलो येलो कलर के या ऑरेंज कलर के कुछ लगे हुए हैं, ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन हो सकती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करेंगी मेम्ब्रेन के अंदर घुसने में इस HIV को, इसको। बट एंटीबॉडी क्या कर रही हैं, इस सारे ही जितने भी प्रोटीन्स लगी हैं उनको सबको ढक रहे हैं, एक्सपोज नहीं होने दे रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में देखो, सभी एंटीबॉडी आई, IgE हो सकती है, IgG हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई स्पेशली नहीं कि IgG ही होगी, कोई भी हो सकती है। इन एंटीबॉडी ने क्या किया, इस सारे HIV के ऊपर जितने भी लगे हुए हैं ये प्रोटीन से, इन सबको ढक लिया, मास्क कर दिया। अब देखो, अभी यहाँ पर देखो ये CD4 सेल है, और CD4 T सेल्स होता है जहाँ पर इन्होंने अटैच होना था, इस HIV ने अटैच होना था, बट अब ये अटैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके सारा डोमेन को घेर ही लिया है। यहाँ पर देखो, जिस पोर्शन ने बाइंड करना था उस पोर्शन को मास्क कर दिया, हाइड कर दिया गया। अब वो पहचान नहीं पा रहा है कि हमें कहाँ बाइंड करना है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि उसको उसकी साइड को ढक दिया गया। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट या न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या बोलती है? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी बोलती है हमारे शरीर में, आप सभी को पता होगा, बी सेल्स कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में बी सेल्स कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में बी सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, स्पेशली रेड बोन मैरो। आई मैटर नहीं करता रेड बोन मैरो हो चाहे वाइट बोन मैरो हो, बोन मैरो में आपकी बनते हैं। बोन मैरो के अंदर एच हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज में बनेंगे आपके बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हो गए, आपके एओसिनोफिल्स होंगे, वो चीज़ें बनेंगी। और लिम्फॉइड सीरीज में आपके बनेंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स बोलते हैं। अब कोई बी सेल है, देखो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में मैंने लिए 3 बी सेल्स। यहाँ मैं आपको एक सेकंड, यहाँ पर मैंने लिए, यहाँ पर देखो 3 लिए मैंने बी सेल्स। अब मैंने 3 बी सेल्स लिए, कोई माइक्रोब्स आया। ये याद रखना, हमारे शरीर में जितने भी बी सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सभी आइडेंटिकल तो हैं, बट उनकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है, हाँ, अलग अलग है। यानी वो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक एंटीजन के लिए। ओके, हैं तो आइडेंटिकल, निकले तो सभी आपने प्रोजेंटियर्स बी सेल से निकले हैं, सभी HSC से निकले हैं, बट इनके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिसिटी। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होती हैं कुछ एंटीजन के लिए। कुछ एंटीजन HIV वाले को लेंगे, कुछ बी सेल्स बोलेंगे कि मैं टाइफाइड वाले एंटीजन को लेगा, अलग अलग होगी सभी बी सेल्स की। तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 3 लिए स्टार्टिंग में, 1, 2 एंड 3। अब एंटीजन आया, एंटीजन ने भाई पहले पर बाइंड नहीं किया, ना ही थर्ड वाले पर बाइंड किया। पहले जो एंटीजन आया है, कोई माइक्रोब्स आया है, उसने सेकंड वाले पर बाइंड हो गया, वो सेकंड वाले बी सेल्स के ऊपर वो बाइंड हो गया। अब हमारे पास तो एक ही है, हमारे पास तो एक ही बी सेल्स है, वो वाला ना। ये वाले तो बहुत होंगे, ये वाले तो बहुत होंगे, बट जिसके पास साथ बाइंड हुआ वो तो हमारे पास एक है।
और एंटीजन ये थोड़ी कि एंटीजन एक ही आएगा, एंटीजन तो लाखों मिलियन में आएगा। तो अब हमको करना है क्लोनल थ्योरी, यानी क्लोनल सिलेक्शन करनी है, हमको उसको क्लोनिंग करनी है, यानी इस जैसे सेकंड टाइप वाले से ऐसे ही हमको बहुत सारे बी सेल्स बनाने हैं, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। टोटली तो बहुत सारे बी सेल्स थे हमारे पास भी, बट जिसके साथ एंटीजन बाइंड हुआ है हमको वैसे ही सेल्स बनाने हैं बहुत सारे। तो क्या करता है, जैसे एंटीजन बाइंड हुआ ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सेल, किसमें, दो चीजों में, प्लाज्मा सेल्स में और दूसरा कन्वर्ट होगा मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे बी सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये सिमिलर बी टाइप यानी सेकंड टाइप जैसी इस जैसी ही बहुत सारी क्या रहेगी, या फिर देखो ये बहुत सारी इस ऐसे क्या एंटीबॉडी बनाएंगे, और बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाएंगी तो वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। दूसरा ये मेमोरी सेल्स बनाएंगे, बट इज मेमोरी सेल्स ऐसे सेल्स जो सेकंड रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम यही एंटीजन आएगा तो हमको क्लोनल सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले बनी हुई है, ये ऑलरेडी बनी हुई है हमारी मेमोरी सेल्स। जब नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेस आएगा वही एंटीजन आएगा तो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे उसको। ओके, तो सिंपल था आई थिंक ये। नेक्स्ट है ये देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये एचपी वालों को तैयार रखना है, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है। एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देखना इसमें पहले सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर इनेट का यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, और एक मैंने यहाँ पर बनाया एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का। ये जो वाला है ना, ये वाला ये इसको बोलते हैं इनेट। तो इनेट रिस्पॉन्स चाहे फर्स्ट एक्सपोजर हो चाहे एंटीजन का सेकंड एक्सपोजर हो, ये सेम ही रहता है। ये याद रखना पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे, कि जब भी कोई एंटीजन चाहे वो फर्स्ट टाइम आए, चाहे वो सेकंड टाइम आए, चाहे वो थर्ड टाइम आए, इनेट रिस्पॉन्स ऑलवेज उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट टाइम रहा था, उतना ही रहेगा जितना बार सेकंड टाइम रहा था, हर बार चेंज नहीं होगा। इनेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारे मैक्रोफेज सबसे पहले निकलते हैं, हमारे कुछ हमारे में केमिकल्स हैं, स्किन है, जो भी इनेट इम्यूनिटी करता है जिसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी यूज नहीं है, यानी बी सेल्स टी सेल्स यूज नहीं है, तो वो हर बार उतना ही रिस्पॉन्स देंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, जितनी बार एंटीजन आए वो हर बार उतना ही रिस्पॉन्स देगा। बट इन केस ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर अडेप्टिव, ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, यानी बी सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब पहली बार कोई एंटीजन आया, न्यू एंटीजन आया, न्यू कोई ऐसी डिजीज होनी है आपको जो पहले कभी नहीं हुई आपको, वो वाला वायरस आ गया आपके शरीर में, तो आपका जो इनिएट यानी अडेप्टिव का जब आप टाइम लगेगा, लगभग लगभग आप ग्राफ में देख रहे हो 14 दिन लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक देखो लगभग कितने दिन लग रहे हैं, लगभग आपके 14 डेज लग रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लगभग कितने दिन लगे, 14 दिन लगे उसके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में। कितने दिन लगे, 14 दिन लगे, 14 डेज लगे उससे उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए। देन पीक में आया 18 दिन में, 18 दिन में वो पीक पर था, और 28 दिन में उसने एंटीजन को खत्म करके अपना काम समाप्त कर दिया। बट ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे ही वही एंटीजन दोबारा आपके बॉडी में आया, अब टाइम नहीं लगेगा, अब नहीं कि 14 दिन लगेंगे, 14 डेज लगेंगे, नो, अब फर्स्ट डे 1 से 4 दिन में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, 1 से 4 दिन में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। यहाँ पे आपको दिख रही है, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंटीजन आया और एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई, और 10 दिन में पीक पर चढ़ जाएगा, 10 दिन में पीक में आ जाएगा, 1 या 4, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ डे के अंदर अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी और उसका काम तमाम कर देंगे जो एंटीजन आया है। ओके, तो यही है सेकंड एक्सपोजर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लिखा है, ये जो मैंने समझाई ये बातें लिखी हुई हैं। अब हमारे शरीर में पिछले हिसाब से होता है, कोविड-19 की डोजेज भी दी गई हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइम हमको वो दे दी, क्या दी, वैक्सीनेशन लगा दी, वैक्सीन लगाई। आपको आपको कोई भी हमें वो नहीं था, हमको कोविड-19 नहीं था, ठीक है, न हमको कोरोना का लक्षण था, बट हमको क्या दी, वैक्सीन दी। अब वैक्सीन क्या करेगी, वैक्सीन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको जागृत करेगी, यानी इनिशिएट करेगी, हमारी बॉडी में जाएगी। और ये देखो फर्स्ट टाइम गई है, फर्स्ट टाइम हमने वैक्सीन ली है, तो लगभग 14 दिन लगेंगे, 14 डेज लगेंगे उसको उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाने के लिए। अब 14 दिन लगे, एंटीबॉडीज बन रही है। अब रियल वाला जब वायरस आएगा हमारे शरीर में, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है, जो हमने फर्स्ट बार हमने वैक्सीन ली तब। अब वो आएगा वायरस
और सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा 1 या 4 दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है। मान लीजिए एंटीबॉडी नहीं बनी होती, हमने वैक्सीन नहीं लगाई होती, तो वायरस ने आना था और 14 दिन तक हमको वेट करने का मौका नहीं देना था, क्योंकि जब एंटीबॉडी बनती है वो तो 14 दिन के अंदर बनती है। बट वायरस तो 14 दिन में आपका काम खराब कर देगा पूरा ही। वो सीडी सेल्स को हैजाइक कर लेगा, हर चीज़ कर लेगा जो हमारे इनियट इम्यूनिटी है, यानी टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे सेल्स को। तो 14 दिन तो बहुत, तब तक तो उसने अपना रिप्रोडक्शन कर लिया होगा, तो फायदा तो होगा नहीं हमारे शरीर में, और हम हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी होगा जो वैक्सीन या वायरस करते हैं। तो आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। बूस्टर डोज क्यों लगती हैं? बूस्टर डोज इसीलिए लगती हैं कि हमने जो फर्स्ट टाइम हमने वैक्सीन लगाई थी वो सफिशेंट नहीं है, हमारे हमारे जो भी हमने एंटीबॉडी बनानी है उनको बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बूस्टर लगाने पड़ते हैं, जिसे हम पूरे रूप से, हम बोल सकते हैं कि हम इतनी एंटीबॉडी बना सकें कि हम वायरस के प्रति लड़ सकें। फर्स्ट टाइम हम वैक्सीन लगाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं वो सक्षम नहीं है लड़ने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे, हम इतनी एंटीबॉडी बना लेंगे कि जब वायरस आएगा तो हम 1 या आधे घंटे या 1-2 घंटे में हम उसको डिस्ट्रॉय कर लें। ओके, वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।